हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे अब देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? ऑप्शन ए जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी सोरोकिन या ऑप्शन डी मर्टन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। जैसे कि इमाइल दुर्खिम ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु दी है वो सामाजिक तथ्य की अवधारणा के आधार पर दिया है और इसको इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत मानव जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव और सामाजिक संगठन से उसके संबंध की विवेचना किया जाता है। इसके साथ ही इसमें जनसंख्या के घनत्व, उसके वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। तो पहला जो सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, इसके अंतर्गत भौगोलिक प्रभाव जो मानव जीवन पर देखे जाते हैं उसका, जनसंख्या का क्या घनत्व है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा सामाजिक शारीरिक शास्त्र, इसके अंतर्गत उन विषयों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करते हैं और उसे विकसित या नियंत्रित करते हैं, जैसे कि कानून हो गया या धर्म हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती है, समाज को नियंत्रित करते हैं और समाज का निर्माण भी यही लोग करते हैं। तो इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और तीसरा सामान्य समाजशास्त्र, तो इसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों के वास्तविक रूपों का पता लगा के उनका विश्लेषण किया जाता है और सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी सामाजिक तथ्य का वास्तविक रूप है उनका अध्ययन करके उनका निष्कर्ष निकाला जाता है और एक नियम बताया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा है वस्तुनिष्ठ निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? ऑप्शन ए मैकाइवर एम पेज, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी A.W. ग्रीन या ऑप्शन डी T.B. बॉटोमोर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। A.W. ग्रीन ने कहा है कि वस्तुनिष्ठ निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। आइए जानते हैं वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या होता है। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना का वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन करना और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने से, और यह उद्देश्य तभी संभव होता है जब अनुसंधानकर्ता किसी घटना के अध्ययन को अपने विचारों से प्रभावित ना करे। तो जब विभिन्न अनुसंधानकर्ता एक घटना का अध्ययन एक समान निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। तो जब सामाजिक अनुसंधान में हम किसी भी चीज़ों की खोज करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो जब हम अपने विचारों से उसे प्रभावित ना करके एकदम दूर रख करके और कोई एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या एकदम सत्य प्रतीत होता है, तो उसे वस्तुनिष्ठ कहेंगे और वस्तुनिष्ठ को उद्देश्यपरकता भी बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थितियों में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए प्रतिमानचर, ऑप्शन बी सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन सी मूल्य उन्मुखताएं या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिमानचर, जो कि पार्सन ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थितियों में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? प्रतिमानचर का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं प्रतिमानचर को भी जानते हैं। जैसे कि सामाजिक संबंधों के द्विविभाजन की एक विशिष्ट योजना जो होती है वो प्रतिमानचर के नाम से जानी जाती है। और इस योजना के जो प्रस्थापक या इस योजना को किसने प्रतिपादित किया? तो टॉलकॉट पर्सन्स ने प्रतिपादित किया। तो अगर कहीं भी आ जाए प्रतिमानचर को किसने प्रतिपादित किया? टॉलकॉट पर्सन ने। और ये क्या होता है? तो सामाजिक संबंधों को द्विविभाजन करने की एक योजना होती है, वो प्रतिमानचर के नाम से जानी जाती है।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संस्थाओं के सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी एच स्पेंसर, ऑप्शन सी आर.के. मार्टन या ऑप्शन डी रैटक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम ने संस्थाओं को सामान्य और विकृत कार्य प्रणाली के बीच में अंतर किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नरजाति केंद्रितवाद, ऑप्शन बी अज्ञात केंद्रितवाद, ऑप्शन सी स्व केंद्रितवाद या ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए नरजाति केंद्रितवाद। इसका यह अर्थ होता है कि इसमें जो व्यक्ति होते हैं, एक समूह के जो व्यक्ति होंगे वो अपने संस्कृति, समूह और व्यवहार को दूसरे व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ समझेंगे, तो ये नरजाति केंद्रितवाद के अंतर्गत आएगा। आइए इसको जान भी लेते हैं विस्तृत रूप से। जैसे कि नरजाति केंद्रितवाद, जिसे इंग्लिश में एंथ्रोसेंट्रिज्म बोलते हैं, ये किसने दिया? तो समनर ने इसे प्रतिपादित किया था। और इसका अर्थ क्या होगा कि जब एक समूह के लोग अपनी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार को दूसरे से की तुलना में श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो इस प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? नरजाति केंद्रितवाद बोलेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? ऑप्शन ए संदर्भ समूह व्यवहार, ऑप्शन बी परिवार व्यवहार, ऑप्शन सी शिक्षा परक व्यवहार या ऑप्शन डी प्रेरणा समूह व्यवहार। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए संदर्भ समूह व्यवहार। तो प्रत्याशित समाजीकरण जो है वो किस कारण घटित होगा? संदर्भ समूह व्यवहार के कारण घटित होगा। आइए अब जानते हैं प्रत्याशित समाजीकरण क्या होता है या संदर्भ समूह व्यवहार क्या होता है। जैसे कि प्रत्याशित समाजीकरण, तो इसकी अवधारणा किसने दी? मर्टन ने दी। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? तो मर्टन ने दी। ठीक है। और प्रत्याशित समाजीकरण क्या होता है तो इसे भी जानते हैं। जब एक व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं रहता है और उसका सदस्य बनना चाहता है तो ऐसे में वह उस समूह के मूल्यों या प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रत्याशित समाजीकरण कहेंगे। तो मतलब समाजीकरण तो जानते होंगे, समाजीकरण मतलब होता है कि समाज में रह के उनके मूल्यों और प्रतिमानों का अनुकरण करना, तो वो समाजीकरण हो जाएगा। लेकिन जब अपने समूह के अलावा हम किसी दूसरे समूह के मूल्यों और प्रतिमानों का अनुकरण करके वैसा ही प्रयास करते हैं या उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं तो वो प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाएगा। ठीक है। और जैसे कि संदर्भ समूह, तो संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? तो मर्टन ने दी। और मर्टन का कहना है कि किसी समूह का सदस्य होकर भी व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्य होने की अभिलाषा रखता है और जब वह दूसरे समूह या उस सदस्य के व्यवहारों का अनुकरण करता है तो यह क्या होगा? यह संदर्भ समूह व्यवहार कहलाएगा। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जिस वर्ग या समूह का वह सदस्य होता है उसमें कुछ ऐसी सुविधाएं दिखाई पड़ती हैं जिससे उसके समूह में नहीं होती है। वह दूसरों के समूह के मानक या मूल्यों को अपना लेता है और ये वह स्थिति होती है जब वह गैर सदस्य समूह के संदर्भ को अपने व्यवहार का आधार बनाता है। तो जब व्यक्ति ऐसा तभी करता है, मर्टन का कहना था, जब उसे कुछ सुविधाएं दूसरे समूह में अपने समूह की तुलना में ज़्यादा दिखती है तो वो उसके अनुसार क्या करता है? आचरण करने लगता है और उस सदस्य को अपना लेता है। तो वो क्या कहेगा? संदर्भ समूह व्यवहार होगा। और इसी के आधार पर प्रत्याशित समाजीकरण भी ऐसा ही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसने संस्कृति को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए आर्गबन, ऑप्शन बी सेरोकिन, ऑप्शन सी पेरेटो या ऑप्शन डी मर्टन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सोरोकिन ने संस्कृति को 2 भागों में चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकरण किया है। आइए जानते हैं सोरोकिन ने संस्कृति के बारे में क्या कहा है। तो पहले तो जानते हैं इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया उसी में सांस्कृतिक गतिशीलता का भी सिद्धांत दिया है, तो इसे जानते हैं। जैसे सेरोकिन की पुस्तक थी सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, इसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है और उनके अनुसार संस्कृति एक सामूहिक मनोवृत्ति होती है
जो पूरे समाज में व्याप्त रहती है। ठीक है, तो अगर बात की जाएगी सेरोकिन के अनुसार कि संस्कृति क्या होती है, तो संस्कृति एक सामूहिक मनोवृत्ति होती है जो पूरे समाज में व्याप्त रहती है। और किस पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया, तो सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। अब इन्होंने जो दो संस्कृतियां बताई मुख्य रूप से, वो थी भावनात्मक संस्कृति। तो इस संबंध में जो विचार होंगे वो भावना, नैतिकता, आत्मा, धर्म, ईश्वर आदि से संबंधित होंगे। ठीक है, इस संस्कृति को आध्यात्मिक या अलौकिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलेगी। वहीं चेतनात्मक संस्कृति जो होगी वो भावनात्मक संस्कृति के विपरीत होगी। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें तार्किकता या वैज्ञानिकता के आधार पर बहुत सारी या भौतिक वस्तुओं को जो चीज़ें होंगी, जैसे भौतिक और भौतिक आर्गन निम्नकाव का है, उसी तरह भावनात्मक संस्कृति जो आध्यात्मिक तत्वों और अलौकिक तत्वों की प्रधानता होती है, और चेतनात्मक संस्कृति में भौतिक तत्वों को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में बात की, सोरोकिन ने बताया है कि जब भावनात्मक संस्कृति और चेतनात्मक संस्कृति के बीच की जो स्थिति होती है वो आदर्शात्मक संस्कृति के रूप में देखी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए कि सोरोकिन ने संस्कृति को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है, तो ओनली आप दो ही रूप बताइएगा, भावनात्मक संस्कृति और चेतनात्मक संस्कृति। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ ऑप्शन ए सन 2006 में, ऑप्शन बी सन 2010 में, ऑप्शन सी सन 2012 में, या ऑप्शन डी सन 2014 में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ। आइए जानते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस लिए पारित हुआ, ये क्या होता है। जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण या जिसे एनजीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे की स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम एक्ट के तहत सन 2010 में पारित किया गया। और एनजीटी की जो स्थापना थी वो भारत सरकार का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में पहला था। तो ये जो न्यायाधिकरण, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित हुआ, इसके तहत एक न्यायालय की स्थापना की गई जो पर्यावरणीय मुद्दों पे सुनवाई करेगा। ठीक है, तो अगर इसकी जो स्थापना भारत में की गई तो देखा जाए तो दुनिया में वो तीसरे स्थान पे हमारा देश आएगा, जिसमें पहला स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया रहेगा, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा भारत। और अगर विकासशील देशों की तुलना की जाए कि विकासशील देशों में, तो पहला स्थान भारत का रहेगा। ठीक है, और एनजीटी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों पर तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। अगर बात की जाएगी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है, और तथा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों पर निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। तो कोई भी मुद्दा अगर पर्यावरणीय संबंधी पहुंचा है तो इस अधिनियम के तहत ये था कि 6 महीने के अंदर उसको निपटा देना चाहिए। ठीक है, और एनजीटी की अगर स्थापना की बात की जाएगी तो इसमें एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्षों का होता है, और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और एनजीटी का जो अध्यक्ष होगा इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और अगर बात की जाएगी कि एनजीटी के क्या शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र होते हैं, तो अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत होता है और यह उन सभी मामलों में सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय शामिल हो। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधी कानूनी अधिकार को लागू करना भी इसमें शामिल होता है। नंबर 9, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू है? ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी सन 2004 में, ऑप्शन सी सन 2005 में, या ऑप्शन डी सन 2011 में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2005 में जननी सुरक्षा योजना लागू हुआ। आइए जानते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JSY बोलेंगे, ठीक है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसमें गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 12 अप्रैल सन 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृतिकरण का परिणाम है ऑप्शन ए जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, ऑप्शन सी जातीय विचारधारा में परिवर्तन, या ऑप्शन डी धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी जाति में सांस्कृतिक गतिशीलता ही संस्कृतिकरण कहा जाता है, जो कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एस. श्रीनिवास ने दी। आइए जानते हैं इसके बारे में भी कि एम.एस. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा में क्या कहा है। जैसे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पहले जाति व्यवस्था को भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अद्वितीय विशेषता माना गया है। यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रीकरण को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारतीय जो समाज होगा उसमें जो जाति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यही स्त्रीकरण मतलब ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। ठीक है, भारत में जातियों को समान नहीं मानते हुए एक जाति को अन्य जाति से उच्च माना जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा एक अध्ययन किया गया और संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के लिए निम्न जाति समूह का प्रयोग किया और 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और इनसे पूर्व जाति व्यवस्था का अध्ययन वंशानुक्रम मतलब शुद्धता या अशुद्धता की अवधारणा पर किया जाता था, जबकि इन्होंने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की अवधारणा से विवेचित करने का प्रयास किया है तथा इनकी अवधारणा से पूर्व जाति व्यवस्था को जन्म से आधारित एक कठोर व्यवस्था माना जाता था, जिसका समर्थन एस.वी. केतकर, मदान तथा मजुमदार जैसे समाजशास्त्रियों ने किया। और एम.एस. श्रीनिवास ने इसके विपरीत जाति व्यवस्था को गतिशील मानते हुए इसके परिवर्तन को संभाव्यता प्रकट किया है। और एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण क्या होता है इसे जानते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन नीतियों एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों और प्रणालियों को ग्रहण करती हो। और इनके अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाने वाली जाति एक दो पीढ़ी बाद उच्च जाति में प्रवेश करने का दावा भी कर देती है। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किसी भी समूह को स्थानीय जाति समूह में उच्च स्तर की ओर ले जाने में सहायक होती है। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति अथवा समूह सांस्कृतिक रूप में प्रतिष्ठित समूह के रूप में रीति रिवाजों तथा परंपराओं का अनुसरण कर अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च बनाते हैं। तो इसमें आप शॉर्ट में समझ लीजिए, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि संस्कृतिकरण वो होती है जब कोई निम्न जाति के लोग अपने उच्च जातियों के रीति रिवाजों संस्कारों को अपने जीवन विधि में अपना लेते हैं। ठीक है, और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक वो जब ऐसा करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उच्च जाति का स्थान ले लेते हैं। तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण में कहा। ठीक है, और इनके अनुसार संस्कृतिकरण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसे भी जानते हैं कि स्थानीय प्रबल जाति के अनुकरण की प्रधानता होनी चाहिए, मतलब जिस जाति का हम अनुकरण कर रहे हैं वहाँ पे हम रह करके 2-3 पीढ़ी हम उन्हीं का अनुकरण करते रहे। तो यही बताया स्थानीय प्रबल जाति का अनुकरण की प्रधानता। दूसरा, संस्कृतिकरण एक 2 तरफा प्रक्रिया है, उदाहरण स्थानीय देवी देवताओं की पूजा। और तीसरा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तनों का अभाव होता है। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया होती है, मतलब जैसे अब बताया ही, ये 2 से 3 पीढ़ी तक के अपनाना पड़ता है। ठीक है, और यह कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया ना होकर सामूहिक प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में लौकिक व कर्मकांडी स्थिति के मध्य असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये संस्कृतिकरण की विशेषताएं थी। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।